नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो करोड़ों लोगों की उंगलियों पर रोज नाचती है। हाँ, एप्पल का iOS। बिल्कुल। आईफोन और आईपैड तो हम सब इस्तेमाल करते हैं या जानते हैं, लेकिन ये चलते कैसे हैं? हाँ, मतलब पर्दे के पीछे क्या है, इनकी कहानी क्या है, और वो जो दूसरा बड़ा खिलाड़ी है एंड्रॉयड, उससे ये अलग कैसे है और क्यों है, आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। जरूर। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी शुरुआत से लेकर मतलब 2007 से लेकर आज तक के सफर को कवर करती है। कैसे आईफोन ओएस से iOS बना, एंड्रॉयड से इसकी क्या टक्कर है, और एप्स कैसे चलते हैं वो भी ना, मतलब वो लाइफ साइकिल वगैरह। हाँ, ऐप की जिंदगी, स्क्रीन कैसे दिखती है, वो यूआई कंपोनेंट्स, और ये भी कि कैसे कोडिंग की भाषा बदली, मतलब ऑब्जेक्टिव सी से स्विफ्ट पर कैसे आए। ठीक है, तो चलिए इन सब स्रोतों से जो जरूरी और दिलचस्प बातें हैं उन्हें निकालते हैं। कोशिश करते हैं कि iOS की कहानी और तकनीक की एक साफ तस्वीर बन सके। तो शुरू कहां से करें? इतिहास से? हाँ, वहीं से करते हैं। कहानी शुरू होती है 2007 से। पहला आईफोन, पर तब इसे iOS नहीं कहते थे। अच्छा, क्या कहते थे? आईफोन ओएस, और इसमें बस गिने चुने ऐप्स थे, फोन, मेल, सफारी, आईपॉड जैसे। और ऐप स्टोर? नहीं, वो नहीं था। मतलब आप बाहर से कोई ऐप डाल ही नहीं सकते थे। अरे बाप रे, आज तो सोच भी नहीं सकते। तो ये ऐप स्टोर वाली क्रांति कब आई? वो आई 2008 में आईफोन ओएस 2 के साथ। ऐप स्टोर ने सब कुछ बदल दिया। फोन सिर्फ बात करने या गाने सुनने वाला डिवाइस नहीं रहा। हाँ, वो एक पूरा मार्केटप्लेस बन गया, डेवलपर्स के लिए भी और यूजर्स के लिए भी। बिल्कुल। फिर 2009 में आईफोन ओएस 3 आया। उसमें कॉपी पेस्ट, एमएमएस, पुश नोटिफिकेशन जैसी चीजें आई जो आज हमें बहुत आम लगती हैं। और नाम कब बदला? आईफोन ओएस से iOS कब बना? वो हुआ 2010 में आईफोन ओएस 4 के साथ। तब ये iOS बना, और इसी में मल्टीटास्किंग आई, मतलब एक साथ कई ऐप चलाना, और फेस टाइम भी। अच्छा, वीडियो कॉलिंग। हाँ, फिर तो एप्पल ने अपने इकोसिस्टम को मजबूत करना शुरू कर दिया। iOS 5 2011 में iMessage आया, SMS का बड़ा कॉम्पिटिटर, और iCloud भी। हाँ, डिवाइसेस सिंक करने के लिए। और iOS 6 में वो एप्पल मैप्स वाला किस्सा हुआ था, है ना? हाँ, 2012 में एप्पल मैप्स आया, और शुरू में काफी दिक्कतें थी, उसमें बहुत आलोचना हुई थी। याद है मुझे। लेकिन फिर iOS 7 आया, उसने तो पूरा लुक ही बदल दिया था। वो क्यों इतना बड़ा बदलाव था? iOS 7 जो 2013 में आया, वो डिजाइन के लिहाज से बहुत बड़ा कदम था। पहले का डिजाइन, जिसे स्क्यूमॉर्फिज्म कहते थे, मतलब जो असली चीजों जैसा दिखता था, जैसे लकड़ी की शेल्फ या लेदर का कैलेंडर। हाँ बिल्कुल, उसको हटाकर एकदम साफ, फ्लैट और रंगीन डिजाइन लाया गया। और कंट्रोल सेंटर भी आया सेटिंग्स के शॉर्टकट के लिए। ये सिर्फ दिखने में बदलाव नहीं था, ये एप्पल के डिजाइन सोचने के तरीके में बदलाव था। ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा डिजिटल। समझ गया। और उसके बाद क्या रफ्तार धीमी हुई या कुछ खास ट्रेंड्स दिखे? नई रफ्तार बनी रही। iOS 8 2014 में हेल्थ और स्मार्ट होम की तरफ ध्यान गया, हेल्थ किट और होम किट के साथ। और पहली बार थर्ड पार्टी कीबोर्ड्स आए। हाँ, वो भी एक बड़ी चीज थी। फिर iOS 9 2015 में परफॉर्मेंस और बैटरी पर ज्यादा फोकस था। iOS 10 2016 में मैसेजेस ऐप में बहुत सारे फीचर्स जुड़े, सिरी को भी दूसरे ऐप्स के लिए खोला गया। और आईपैड के लिए कुछ खास? हाँ, iOS 11 2017 आईपैड के लिए बड़ा अपडेट था। मल्टीटास्किंग, ड्रैग एंड ड्रॉप, फाइल्स ऐप, उसे ज्यादा कंप्यूटर जैसा बनाने की कोशिश। मतलब सिर्फ फोन नहीं, टैबलेट पर भी ध्यान था। और हाल के सालों में प्राइवेसी और थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन पर जोर दिख रहा है। एकदम सही। iOS 12 2018 में स्क्रीन टाइम आया डिजिटल हेल्थ के लिए। फिर iOS 13 2019 में डार्क मोड, वो आंखों के लिए भी अच्छा है और बैटरी भी बचाता है OLED स्क्रीन्स पर। और प्राइवेसी वाला साइन इन विद एप्पल? हाँ, वो बहुत अहम था। वो सीधे सीधे गूगल और फेसबुक के डेटा कलेक्शन मॉडल को चुनौती थी एक तरह से। फिर iOS 14 2020 में होम स्क्रीन पर विजेट्स आए, काफी सालों बाद। थोड़ा एंड्रॉयड जैसा लचीलापन लाने की कोशिश कह सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक। iOS 15 2021 में फोकस मोड, शेयर प्ले जैसे फीचर्स आए। और सबसे नए वाले iOS 16 2022 में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन आई, जो लोगों को काफी पसंद आई। iOS 17 2023 में
कॉन्टैक्ट पोस्टर्स, नेम ड्रॉप जैसे छोटे मगर काम के फीचर आए। और अब जो iOS 18 2024 है वो तो पूरा का पूरा AI पर फोकस्ड है, जिसे वो एप्पल इंटेलिजेंस कह रहे हैं। हाँ, आजकल AI की ही धूम है हर तरफ। बिल्कुल, और इसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन और macOS Vision OS के साथ बेहतर इंटीग्रेशन की भी बात है। और भविष्य में iOS 26, ये 19 से 25 का गैप क्यों, सीधा 26? ये दिलचस्प है, शायद मार्केटिंग है। एप्पल ने सीधा iOS 26 नाम अनाउंस किया है, जो शायद 2025 में WWDC में दिखेगा और iPhone 17 के साथ आएगा। शायद ये दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या उम्मीदें हैं इससे? उम्मीद है कि इसमें नया लिक्विड ग्लास UI डिजाइन होगा, AI और स्मार्ट होगा, जैसे लाइव ट्रांसलेशन, बेहतर सिरी, स्पैम कॉल फिल्टरिंग, कारप्ले में सुधार। ये दिखाता है कि एप्पल AI और डिजाइन को लेकर कुछ बड़ा सोच रहा है। वाकई कमाल का सफर रहा है iOS का। अब जरा इसकी तुलना इसके सबसे बड़े मुकाबले वाले से करते हैं, एंड्रॉयड। ये दोनों ही मोबाइल दुनिया पर राज करते हैं, पर इनकी जड़ें और फिलॉसफी कितनी अलग हैं? सबसे बड़ा फर्क है कंट्रोल का। एप्पल हार्डवेयर भी खुद बनाता है, आईफोन, आईपैड, और सॉफ्टवेयर भी iOS, सब कुछ उसके हाथ में। ये एक बंद बगीचे जैसा है, एक वॉल्ड गार्डन। इसका फायदा क्या है? फायदा ये कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के लिए परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, परफॉर्मेंस स्मूथ रहती है, अपडेट्स भी सारे डिवाइसेस को एक साथ और लंबे समय तक मिलते हैं, करीब 5-6 साल तक। लेकिन इस बंद दरवाजे का नुकसान परफॉर्मेंस और अपडेट्स के अलावा? नुकसान है कम लचीलापन, चॉइस कम है, आप सिस्टम में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और हार्डवेयर के लिए भी सिर्फ एप्पल के अक्सर महंगे ऑप्शन ही होते हैं। और स्थिरता और एकरूपता इसका फायदा है, अनुभव ज्यादातर एक जैसा रहता है सब डिवाइसेस पर। और एंड्रॉयड का नजरिया इससे बिल्कुल उलट है। हाँ, बिल्कुल उल्टा। गूगल सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है और उसे ओपन सोर्स रखता है। फोन कोई भी बना सकता है, सैमसंग, शाओमी, OnePlus, गूगल खुद भी पिक्सल बनाता है। ये खुला मैदान है। पर इस खुलेपन का, जिसे फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं, उसका फायदा भी तो है, मतलब ज्यादा चॉइस, अलग अलग कीमतों पर फोन। हाँ, बिल्कुल है। एंड्रॉयड फोन हर बजट में मिल जाते हैं, हर कंपनी अपने फीचर्स, अपना डिजाइन डालती है, और यूजर को कस्टमाइजेशन की जबरदस्त आजादी मिलती है। लॉन्चर, आइकन, थीम सब बदल लो। रूट करके तो और भी ज्यादा। हाँ, लेकिन इस खुलेपन की कीमत भी चुकानी पड़ती है। वो क्या? अक्सर अपडेट्स देर से आते हैं, क्योंकि गूगल के बाद फोन बनाने वाली कंपनी, फिर कभी-कभी ऑपरेटर, सब अपना अपना बदलाव करते हैं, और अपडेट्स कम समय के लिए मिलते हैं, खासकर सस्ते फोनों पर, शायद 2-3 साल। और अलग अलग कंपनियों के अपने UI होते हैं, उससे भी अनुभव थोड़ा अलग अलग हो जाता है ना? सही कहा। सैमसंग का One UI, Xiaomi का MIUI, इनसे एंड्रॉयड का अनुभव थोड़ा बिखरा हुआ लग सकता है, और सिक्योरिटी का रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि एप्स प्ले स्टोर के अलावा बाहर से भी आ सकते हैं, और सिस्टम ज्यादा खुला है। एप्स की बात चलिए तो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में क्या फर्क है? iOS का ऐप स्टोर बहुत कंट्रोल्ड है, एप्पल की गाइडलाइंस बहुत सख्त है, हर ऐप रिव्यू होती है, इससे क्वालिटी और सिक्योरिटी बेहतर रहती है। पर डेवलपर्स के लिए ऐप पब्लिश करना थोड़ा मुश्किल और धीमा हो सकता है। और प्ले स्टोर? मैलवेयर या खराब ऐप का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि गूगल ने प्ले प्रोटेक्ट जैसे फीचर से सिक्योरिटी काफी बढ़ाई है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी, ये आजकल बहुत बड़े मुद्दे हैं। यहाँ कौन कहाँ खड़ा है? आमतौर पर माना जाता है कि iOS का पड़ना यहाँ भारी है। एप्पल प्राइवेसी को अपनी पहचान का हिस्सा बनाता है, जैसे वो ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी वाला फीचर। हाँ, जिसमें ऐप को पूछना पड़ता है ट्रैक करने से पहले। बिल्कुल। फिर डिवाइस पर ही ज्यादातर AI प्रोसेसिंग करना, ऐप्स को सैंडबॉक्स में रखना, मतलब एक दूसरे से अलग रखना, और सख्त ऐप स्टोर रिव्यू, ये सब सिक्योरिटी और प्राइवेसी को बढ़ाते हैं। और एंड्रॉयड ने भी बहुत सुधार किए हैं हाल के सालों में। बेहतर परमिशन कंट्रोल्स हैं, प्ले प्रोटेक्ट है, सैंडबॉक्सिंग है, लेकिन सिस्टम का खुलापन, थर्ड पार्टी स्टोर्स की संभावना, और गूगल का अपना बिजनेस मॉडल जो डेटा पर आधारित है, इन वजहों से प्राइवेसी के मामले में कुछ लोग इसे थोड़ा पीछे मानते हैं। ठीक है। और अगर हम कोडिंग की बात करें तो डेवलपर्स के लिए क्या फर्क है? iOS ऐप्स ज्यादातर स्विफ्ट भाषा में बनते हैं, जो एप्पल ने 2014 में लॉन्च की थी। पहले ऑब्जेक्टिव-C इस्तेमाल होती थी। UI के लिए UIKit या नया स्विफ्ट UI फ्रेमवर्क है। और एंड्रॉयड वाले? एंड्रॉयड ऐप्स Kotlin, जो अब ज्यादा पॉपुलर है, और जावा में बनते हैं।
यूआई के लिए XML लेआउट या नया जेटपैक कंपोज इस्तेमाल होता है। ये अलग भाषाएं और टूल्स डेवलपर्स के काम करने के तरीके को और ऐप की परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करते हैं। समझ गया। तो ये थे iOS और एंड्रॉयड के बीच के कुछ मोटे मोटे फर्क। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। एक iOS ऐप खुद कैसे काम करता है? ये एप्लीकेशन लाइफ साइकिल क्या बला है? इसे ऐसे समझें कि ऐप की अपनी एक जिंदगी होती है जिसके अलग अलग पड़ाव या अवस्थाएं होती हैं, स्टेट्स होते हैं। इसे यूए एप्लीकेशन नाम का एक मैनेजर देखता है। जब आप ऐप के आइकन पर टैप नहीं करते तो वो नॉट रनिंग यानी बंद अवस्था में होता है, और जब टैप करते हैं तब वो पहले इनएक्टिव होता है, मतलब लोड हो रहा है या कोई रुकावट है, जैसे फोन कॉल आ गया, और फिर एक्टिव हो जाता है, यानी ऐप सामने खुला है और आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुख्य अवस्था है। और जब हम होम बटन दबाते हैं या दूसरे ऐप पर जाते हैं, तब ऐप बैकग्राउंड अवस्था में चला जाता है। यहाँ वो थोड़ी देर काम कर सकता है, जैसे गाना बजाना या फाइल डाउनलोड करना। हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है? नहीं, थोड़ी देर बाद सिस्टम उसे सस्पेंड कर देता है। मतलब वो मेमोरी में तो है पर कोई काम नहीं कर रहा, एक तरह से सो जाता है। अच्छा। और अगर सिस्टम को मेमोरी की जरूरत पड़ती है तो वो इन सोए हुए सस्पेंडेड ऐप्स को मेमोरी से हटा भी सकता है। वो वापस नॉट रनिंग हो जाते हैं। ये पूरा चक्र जरूरी है ताकि फोन स्मूथ चले और बैटरी बचे। और डेवलपर्स को कैसे पता चलता है कि ऐप कब एक्टिव है, कब बैकग्राउंड में गया? जब ऐप की अवस्था बदलती है तो सिस्टम एक स्पेशल कोड, जिसे ऐप डेलीगेट कहते हैं, उसको सिग्नल भेजता है। डेवलपर्स इन सिग्नल्स के जवाब में अपना कोड लिखते हैं, जैसे ऐप लॉन्च हो गया तो ये करो, ऐप बैकग्राउंड में जा रहा है तो डेटा सेव कर लो, वगैरह। ये तो हुई पूरे ऐप की बात, पर ऐप के अंदर तो कई स्क्रीन्स होती हैं, उनका क्या? हर स्क्रीन या स्क्रीन का हिस्सा उसे एक यूजर व्यू कंट्रोल करता है। जैसे ऐप की लाइफ साइकिल है, वैसे ही हर स्क्रीन की भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। मतलब स्क्रीन के दिखने और हटने का भी एक प्रोसेस है? हाँ, बिल्कुल। जब स्क्रीन मेमोरी में लोड होती है तो एक खास कोड चलता है, व्यू डिड अपीयर, जहां डेवलपर बटन्स, टेक्स्ट वगैरह सेट करता है। फिर स्क्रीन के दिखने से ठीक पहले व्यू विल अपीयर, पूरी तरह दिखने के बाद व्यू डिड अपीयर, हटने से ठीक पहले व्यू विल डिसअपीयर, और पूरी तरह हटने के बाद व्यू डिड डिसअपीयर। इन सब मौकों के लिए अलग अलग कोड लिखे जा सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे डेवलपर कंट्रोल कर पाता है कि कब डेटा लोड करना है, कब एनिमेशन चलाना है, कब यूजर इनपुट लेना बंद करना है, कब मेमोरी खाली करनी है। ये सब मिलकर एक अच्छा और रिस्पॉन्सिव यूजर एक्सपीरियंस बनाते हैं। समझ गया। ये डेवलपर्स के लिए तो बहुत जरूरी चीज होगी। अच्छा, अब जरा उन चीजों की बात करें जो हमें स्क्रीन पर दिखती हैं। बटन, लिस्ट, टेक्स्ट लिखने की जगह, इन्हें क्या कहते हैं तकनीकी भाषा में? इन्हें यूआई कंपोनेंट्स या यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स कहते हैं। iOS यूकिट फ्रेमवर्क के जरिए डेवलपर्स को बहुत सारे बने बनाए ब्लॉक्स देता है। जैसे कुछ आम उदाहरण? जैसे UI लेबल सिर्फ टेक्स्ट दिखाने के लिए, U बटन क्लिक करने वाला बटन, U टेक्स्ट फील्ड एक लाइन का टेक्स्ट इनपुट जैसे यूजर नेम डालने के लिए, U टेक्स्ट व्यू जिसमें ज्यादा टेक्स्ट लिख सकें जैसे नोट्स, और इमेज दिखाने के लिए, लिस्ट के लिए, इमेज के लिए UI व्यू, स्क्रॉल होने वाली लिस्ट के लिए U टेबल व्यू जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट या सेटिंग्स, और ग्रिड या कस्टम लेआउट के लिए UI कलेक्शन व्यू जैसे फोटो गैलरी में होता है। हाँ, ये सब तो रोज ही इस्तेमाल करते हैं। और भी हैं जैसे UI स्विच, ऑन ऑफ वाला टॉगल, UI स्लाइडर, वॉल्यूम या ब्राइटनेस कंट्रोल करने जैसा स्लाइडर, अलर्ट कंट्रोलर, अलर्ट मैसेज दिखाने के लिए। ये सब मिलकर iOS ऐप्स को एक जैसा जाना पहचाना लुक देते हैं। सही कहा। अच्छा, एक और तकनीकी सवाल, ऐप्स के वर्जन नंबर होते हैं। कभी दिखता है 2.5.1, कभी सिर्फ एक नंबर जैसे 134। ये दो अलग अलग क्यों होते हैं? हाँ, ये दो अलग चीजें हैं जो आप ऐप स्टोर या फोन की सेटिंग्स में देखते हैं। जैसे 2.5.1 वो CF बंडल शॉर्ट वर्जन स्ट्रिंग कहलाता है। इसे मार्केटिंग वर्जन भी कहते हैं। ये यूजर्स को बताने के लिए होता है कि ऐप का कौन सा बड़ा अपडेट चल रहा है। इसका फॉर्मेट अक्सर मेजर, माइनर, पैच होता है। मतलब बड़ा बदलाव, छोटा बदलाव और बग फिक्स। हाँ, कुछ वैसा ही। और जो दूसरा नंबर होता है जैसे 134 या 2.5.1.134, वो CF बंडल वर्जन या बिल्ड नंबर होता है। ये किस लिए? ये हर बार बदल सकता है जब डेवलपर ऐप का एक नया बिल्ड बनाता है, चाहे टेस्टिंग के लिए या रिलीज के लिए। ये इंटरनल ट्रैकिंग के लिए होता है।
टेस्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे टेस्ट फ्लाइट इसी बिल्ड नंबर से पहचानते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक वर्जन टेस्ट हो रहा है। तो मार्केटिंग वर्जन वही रह सकता है, पर बिल्ड नंबर कई बार बदल सकता है। अच्छा, अब समझा। तो एक यूजर के लिए है, दूसरा डेवलपर और टेस्टिंग के लिए। हाँ, मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब आखिरी पर बहुत जरूरी टॉपिक पर आते हैं। आपने शुरू में जिक्र किया था कि iOS डेवलपमेंट की भाषा ऑब्जेक्टिव सी से स्विफ्ट हो गई है। ये बदलाव क्यों हुआ और इन दोनों में क्या फर्क है? ऑब्जेक्टिव सी वो भाषा थी जिसमें iOS और macOS की शुरुआत हुई। ये सी भाषा पर बनी थी, काफी पावरफुल थी, लेकिन थोड़ी पुरानी स्टाइल की और थोड़ी कॉम्प्लेक्स मानी जाती थी, खासकर नए डेवलपर्स के लिए। उसका सिंटैक्स भी थोड़ा अलग था, ब्रैकेट्स वगैरह। तो स्विफ्ट क्यों लाई गई? 2014 में एप्पल ने स्विफ्ट लॉन्च की। ये एक बिल्कुल नई मॉडर्न भाषा थी। एप्पल का मकसद था एक ऐसी भाषा बनाना जो ज्यादा सेफ हो, तेज हो और जिसे लिखना पढ़ना आसान हो। तो क्या स्विफ्ट वाकई इन चीजों में बेहतर है ऑब्जेक्टिव सी से? हाँ, कई मामलों में। पहला तो सिंटैक्स। स्विफ्ट का कोड ज्यादा साफ, छोटा और पढ़ने में आसान लगता है। ऑब्जेक्टिव सी थोड़ा ज्यादा वर्बोस है, मतलब ज्यादा लिखना पड़ता है। स्विफ्ट टाइप सेफ है। इसका मतलब है कि वो कोड लिखते समय ही कई गलतियां पकड़ लेती है, खासकर निल यानी कुछ नहीं वाली वैल्यू से जुड़ी गलतियां। अच्छा, जिनसे ऐप क्रैश हो जाते हैं अक्सर? हाँ, उन्हीं से। स्विफ्ट में ऑप्शनल्स का कॉन्सेप्ट है जो इसे ज्यादा सुरक्षित बनाता है। ऑब्जेक्टिव सी थोड़ा ज्यादा लचीला था, लेकिन उसमें गलतियां रन टाइम में यानी ऐप चलते समय पकड़ में आती थीं। तीसरा, मेमोरी मैनेजमेंट। वैसे तो दोनों अब ARC ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग इस्तेमाल करते हैं, जो मेमोरी खुद मैनेज करता है, लेकिन स्विफ्ट में इसे ज्यादा सुरक्षित और क्लियर माना जाता है। ऑब्जेक्टिव सी में पहले मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट था, जो बहुत सिरदर्द था। और परफॉर्मेंस? कौन तेज है? अक्सर स्विफ्ट तेज होती है, उसे डिजाइन ही परफॉर्मेंस के लिए किया गया है। कंपाइल टाइम में ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन होती है। ऑब्जेक्टिव सी का डायनामिक नेचर उसे कुछ जगहों पर थोड़ा धीमा बना सकता है। तो क्या पुरानी ऑब्जेक्टिव सी अब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती, या ये दोनों साथ में काम कर सकती हैं? यही स्विफ्ट की एक बड़ी खूबी है, इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब स्विफ्ट का कोड ऑब्जेक्टिव सी के कोड के साथ और ऑब्जेक्टिव सी का कोड स्विफ्ट कोड के साथ मिलकर काम कर सकता है। ये बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि एप्पल के पास और डेवलपर्स के पास लाखों करोड़ों लाइनों का ऑब्जेक्टिव सी कोड पहले से मौजूद था। उसे रातों रात बदलना नामुमकिन था। इस इंटरऑपरेबिलिटी की वजह से डेवलपर्स धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट्स को स्विफ्ट में ला पाए। आज भी बहुत से बड़े ऐप्स में दोनों भाषाओं का कोड मिक्स होता है। तो कुल मिलाकर स्विफ्ट को लाने का फैसला एप्पल और डेवलपर्स दोनों के लिए फायदेमंद रहा। हाँ, बिल्कुल। डेवलपर्स के लिए कोड लिखना आसान, तेज और सेफ हुआ। एप्स में बग्स कम हुए, स्टेबिलिटी बढ़ी। स्विफ्ट ओपन सोर्स भी है, तो इसकी कम्युनिटी बहुत तेजी से बढ़ी है। नए टूल्स आए हैं। एप्पल के लिए ये उन्हें भविष्य के लिए एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म देता है और नए डेवलपर्स को खींचने में मदद करता है। ये एक सोचा समझा रणनीतिक कदम था जिसने iOS इकोसिस्टम को और ताकत दी। वाह! तो ये था iOS का पूरा सफर। एंड्रॉयड से उसकी टक्कर, ऐप की अंदरूनी दुनिया, UI कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्टिव सी से स्विफ्ट तक का अहम बदलाव। हमने काफी कुछ कवर कर लिया आज। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एक कह सकते हैं साधारण फोन ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू होकर iOS एक बहुत ही जटिल, शक्तिशाली और प्रभावशाली प्लेटफॉर्म बन गया है। इसने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदली, हमारे जीने का तरीका भी बहुत हद तक बदला है। हाँ, हमने इसके इकोसिस्टम, इसके डिजाइन के पीछे की सोच, तकनीकी पहलू और अब भविष्य की दिशा, खासकर AI की तरफ, उसे समझने की कोशिश की। सही कहा। ये सारे पहलू मिलकर ही iOS की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने iOS की दुनिया की कई जरूरी परतें खोली। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने को। हाँ, हमने देखा कि एप्पल अपने बंद इकोसिस्टम के अंदर AI पर कितना ज्यादा जोर दे रहा है iOS 18 और आने वाले iOS 26 के साथ। दूसरी तरफ एंड्रॉयड अपने खुलेपन के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि मोबाइल कंप्यूटिंग का भविष्य कैसा होगा? हाँ, मतलब क्या ये दो रास्ते बंद और खुला और ज्यादा अलग होते जाएंगे, या फिर AI जैसी नई टेक्नोलॉजी
इन बंद और खुले सिस्टम के बीच की दीवारों को थोड़ा धुंधला कर देगी और कोई नया बैलेंस, कोई नया संतुलन बनेगा, इस पर जरूर सोचिएगा।